सभी साहित्य के विद्यार्थियों को, प्रेमियों को नमस्कार। ज्ञानदूत 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन, उनका रचना संसार, उनकी रचना दृष्टि, इन सभी विषयों के बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में अपनी कलम चलाई और जिस विधा में भी उन्होंने अपनी कलम चलाई उसमें एक अनोखी प्रतिभा के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया। फिर वो चाहे आलोचना का क्षेत्र हो, निबंध की दृष्टि हो, या इतिहास की दृष्टि हो, या उपन्यासों की रचना हो, हर एक क्षेत्र में उन्होंने एक नवीनता का परिचय दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास में जिस दूसरी परंपरा आचार्य शुक्ल से हट कर के को स्थापित किया वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, और उस दूसरी परंपरा के अनुयायी, उनके शिष्यों की एक लंबी श्रृंखला है जिन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन के विषय में यदि बात करें तो उनका जन्म 20 अगस्त 1907 को हुआ था और उनका जो जीवन का प्रारंभिक दौर है वो अत्यंत आर्थिक विपन्नता के रूप में गुजरा है। आर्थिक विपन्नता की स्थिति ये कि प्रारंभिक शिक्षा तक के लिए उनके माता पिता के पास में पैसे नहीं हुआ करते थे और लगभग कर्ज लेकर के उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। जब इंटरमीडिएट के लिए वो बनारस हिंदू कॉलेज में दाखिल हुए तब भी उन्हें कर्ज लेना पड़ा था और उसके बाद तो शास्त्री, शास्त्राचार्य आदि जो भी उन्होंने डिग्रियां हासिल की वे सब स्वयं जीविका करके, स्वयं उपार्जन करके उन्होंने अपनी शिक्षा को जारी रखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन में जो एक बदलाव आता है वो 1930 से आता है। शास्त्राचार्य करने के बाद में उन्हें शांति निकेतन में काम करने का ऑफ़र मिला और उस प्रस्ताव को, उस ऑफ़र को उन्होंने जैसे ही स्वीकृत किया और वो शांति निकेतन पहुँचे, वहाँ उनका साक्षात्कार गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर से होता है। रवींद्रनाथ टैगोर और क्षिति कुमार सेन, सेन बंधु थे, सुकुमार सेन, क्षिति कुमार सेन, उनका उनके जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और वह प्रभाव ही है जिसने एक नई दूसरी परंपरा का जन्म दिया। उनके जीवन की सहजता, सादगी, कोमलता जो हमें उनके साहित्य में दिखाई देती है, वह सहजता, सादगी, कोमलता हमें गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और क्षिति कुमार सेन के प्रभाव के रूप में हम देख सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी था और उन्होंने जो भी प्रारंभिक दौर में रचनाएं दी उन प्रायः सभी रचनाओं के रूप में उन्होंने अपने व्यक्तित्व को ही कहीं ना कहीं प्रकट किया है। डॉक्टरेट भी की उपाधि भी उन्हें मिली थी लखनऊ विश्वविद्यालय से, लेकिन वो मानद उपाधि थी, केवल सम्मानार्थ थी। और तब तक जब ये डॉक्टरेट उपाधि मिली तब तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे कि स्वयं लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्वयं को सम्मानित करने का के लिए उनका सम्मान किया और लगभग 20 वर्ष वो शांति निकेतन में रहे। उसके बाद 1950 में
फिर दोबारा वो काशी आए, बनारस, और लेकिन यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रुक सके और उन्हें फिर वापस चंडीगढ़ जाना पड़ा। चंडीगढ़ 7 वर्ष रहे, लेकिन दोबारा एक दो बार उन्हें बनारस वो गए, लेकिन उनकी मृत्यु अंतिम समय वो बनारस में नहीं हुआ और 1979 में दिल्ली में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। परिचय के संदर्भ में और अधिक बहुत सारी बातें उनके बारे में कही जा सकती हैं, लेकिन यहाँ हम सबसे पहले उनकी रचनाओं की ऊपर दृष्टि डालते हैं। रचनाओं में उपन्यास, उन्होंने 4 उपन्यासों की रचना की। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। 1946 से ये रचनाएं लिखना आरंभ होता है। बाणभट्ट की आत्मकथा उनकी सबसे पहली रचना है और 1976 तक अंतिम रचना अनाम दास का पोथा प्रारंभ होती है। सभी रचनाओं में उन्होंने जो एक कॉमन बात है कि कथा से निर्लिप्तता, उन्होंने किसी भी कथा का श्रेय स्वयं को नहीं दिया। कहीं न कहीं से प्रत्येक रचना उन्होंने आयतित बताई और ये शायद उनकी एक शैली का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने प्रत्येक रचना को एक अलग ढंग से शुरुआत की उसकी। बाणभट्ट की आत्मकथा या चारुचंद्र लेख या पुनः चारों ही उपन्यासों में दूसरी हम कॉमन बात ये देखते हैं कि उन्होंने जो कथाएं ली वो या तो पौराणिक हैं या उपनिषद के संदर्भ लिए हुए हैं, जिसमें उन्होंने इतिहास और कल्पना दोनों का ही समावेश करके एक नए दृष्टि से, नई शैली से अपनी रचनाओं को करते हैं। बाणभट्ट जो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं, साहित्यिक हैं, और उनकी प्रसिद्ध रचना कादम्बरी, जिसके बारे में कहा जाता है कादम्बरी रसज्ञानाम आहारूपी न रोचते, वे बाणभट्ट उनके जीवन को कहीं इतिहास और कल्पना के साक्षी में उभारने की एक कोशिश की है। बाण, जिन्हें बंड कहा जाता था, बंड से ही उनका नाम बाण हो गया था, और उनका जीवन जो एक साधारण जीवन था, लेकिन निपुणिका और भट्टनी का उनके जीवन में आने से वो एक श्रेष्ठ कवि के रूप में राज दरबार में स्थापित होते हैं। चारुचंद्र लेख भी कुछ इस तरह का ही आख्यान है, जिसमें उपनिषदों के आधार पर उन्होंने चर्चा की है। पुनर्नवा में वो समाज को लौरिक और चंदा के माध्यम से, एक रैप के माध्यम से एक नई तरह से सोचने के लिए समाज को बाध्य करते हैं कि पुरानी चीज़ें को ढोए रहना वो भी ठीक नहीं है, और नवीनता के प्रति एक आग्रह वह भी ठीक नहीं है। इस तरह से चारों ही उपन्यास उनके एक अद्भुत नवीन दृष्टि को लिए हुए हैं, और अपनी तरह की रचना की दृष्टि से अगर हम देखें तो इनका जैसा उपन्यास साहित्य में दूसरे उपन्यास प्राप्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार निबंध साहित्य की हम बात करें तो उन्होंने विपुल मात्रा में निबंध साहित्य की रचना की, लेकिन उनकी निबंध साहित्य में ख्याति जो सबसे ज़्यादा है वो है उनके ललित निबंधों के कारण से। उनके कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल, आलोक पर्व, ये 4 जो निबंध संग्रह हैं, ये ललित निबंध की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ललित निबंधों में हम जब उनकी निबंध दृष्टि पर बात करेंगे तब हम देखेंगे कि ललित निबंधों में उन्होंने अपने निबंध की एक नई शैली को गढ़ा था, जिस शैली में वो पाठक के साथ बैठ कर के
उसके सहचर होकर के अपनी बात कहते हैं। साथ ही प्रकृति का जो गहर पर्यवेक्षण है वो भी हमें उनके निबंधों में प्राप्त होता है। इस तरह से ये निबंध साहित्य उनके ये कुल मिलाकर के 8 हमें संकलन मोटे मोटे प्राप्त होते हैं। कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल, आलोक पर विचार और वितर्क, एक निबंध संग्रह के नाम से 1953 में छपा था, साहित्य का मर्म, विचार प्रवाह, ऐसे निबंध साहित्य का एक पूरा हमें समूह प्राप्त होता है उनका, और ये विशाल है नई दृष्टि के साथ में। इसी तरह से उनका इतिहास ग्रंथ ये एक नया क्षेत्र था। और 1930 में मैंने जैसा बताया था कि वो शांति निकेतन में पहुँचे थे, और शांति निकेतन में उन्हें गुरुदेव श्री का सानिध्य प्राप्त हुआ था। 1940 में उनकी पहली रचना इतिहास ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य की भूमिका आती है, और यहीं से एक नवीन इतिहास दृष्टि का सूत्रपात होता है। इससे पहले 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था, और उसमें संपूर्ण इतिहास को एक बनी बनाई दृष्टि के आधार पर देखा गया था। हिंदी साहित्य की भूमिका में पहली बार नवीन दृष्टि से हिंदी साहित्य को देखा गया, और इस दृष्टि की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संपूर्ण परंपरा का दोहन किया, और उस दोहन से जैसे मक्खन निकाला जाता हो, उस सार को हमारे सामने प्रस्तुत किया। और उस सार को प्रस्तुत करने के दौरान शुक्ल जी के द्वारा स्थापित की गई अनेक मान्यताओं में रद्दोबदल होता है। उदाहरण के लिए जैसे उन्होंने कहा था कि जैन साहित्य भक्ति साहित्य है, धार्मिक साहित्य है, लिहाजा उसको इतिहास में परिगणित नहीं किया जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा था कि भक्ति काल के उद्भव में मुस्लिम साम्राज्य का योगदान है, इस्लाम की भूमिका है, उसको नकार दिया। ऐसे ही नाथों का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को, सिद्धों का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को उन्होंने स्थापित किया। तो ऐसी बहुत सारी नई मान्यताएं थी, नई सोच के साथ में उन्होंने इतिहास को लिखा। ये बात सत्य है कि पहले पहल 1929 में सचमुच इतिहास के रूप में आचार्य शुक्ल के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया वही रचना है। लेकिन परंपरा के नए सूत्रपात की दृष्टि से अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य की भूमिका से एक नई परंपरा की शुरुआत होती है, और फिर इसी लय पर उनकी शेष पुस्तकें इतिहास ग्रंथ आते हैं, जिनमें मध्यकालीन धर्म साधना, नाथ संप्रदाय, भारतीय वाङ्मय, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक साहित्य बोध, ये सारी रचनाओं में उन्होंने इतिहास को एक नवीन दृष्टि से देखा था। इसके बाद हम बात करें तो उनकी आलोचना, उन्होंने सैद्धांतिक आलोचना के रूप में कविता साहित्य के विविध विधाएं, आलेख, व्याकरण, नाटक, निबंध, रस, कथा, उपन्यास, इन सभी पर अपने आलोचनात्मक निबंधों की रचना की। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा योगदान है वह व्यवहारिक आलोचना के रूप में है। सूर साहित्य का 1936 में प्रकाशन हुआ, और यहाँ आकर के उन्होंने सूरदास को एक नई दृष्टि से देखा, और यहाँ सूरदास को एक भिन्न प्रकार का रचनाकार सिद्ध किया। और कबीर के संदर्भ में तो उनकी रचना जो 1942 में प्रकाशित हुई, इस रचना में उन्होंने आचार्य क्षिति मोहन सेन के द्वारा संकलित
पदों का संपादन किया था, लेकिन उसकी लगभग 125 पेज की जो भूमिका है उसमें कबीर के संदर्भ में जिस नई दृष्टि से देखा, नई दृष्टि इस दृष्टि से कह रहा हूँ मैं कि आचार्य शुक्ल ने कबीर के संदर्भ में उनके कृतित्व को भी और उनके व्यक्तित्व को भी, दोनों को ही एक नए कहें, जैसे उनकी भाषा को उन्होंने सदुक्कड़ी भाषा कहा, उनके व्यक्तित्व को अक्खड़ कहा, है ना। उनके काव्य में भी उन्हें कोई रस जैसा प्रतीत नहीं हुआ। कबीर के संदर्भ में जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना का प्रकाशन होता है तो वो कबीर को एक नए ढंग से देखते हैं और संपूर्ण परंपरा के मध्य में और कबीर को कबीर के संदर्भ में देखते हैं, और फिर वो बताते हैं कि कबीर कितने महत्वपूर्ण और महान कवि हैं। इसी तरह उन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए एक व्यवहारिक आलोचना के रूप में मृत्युंजय रवि लिखा था। कालिदास की लालित्य योजना, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के ही नहीं संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान थे। संस्कृत साहित्य का बहुत गहरा अध्ययन हमें उनके निबंधों में, उनके उपन्यासों में हमें दिखाई देता है। और इसी तरह से उन्होंने नाथों और सिद्धों की वाणियों का संपादन किया था और उसमें भी उन्होंने कुछ नवीन दृष्टि के साथ इनकी रचनाओं को देखा था। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जिनके कारण से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को थोड़ा सा और पीछे जाकर के नाथों, सिद्धों, जैनों के साहित्य को सम्मिलित करते हुए आदिकाल का निर्माण करते हैं। और ये मोटे मोटे तौर पर उनका रचना कार्य था। ये कुछ संपादन कार्य भी उन्होंने किया था, जैसे पृथ्वीराज रासो का संपादन किया था डॉक्टर नामवर सिंह जी के साथ में। ये 1952 नामवर सिंह जी उनके प्रिय शिष्य थे और उन्हीं के साथ उन्होंने संपादन किया था। बहुत महत्वपूर्ण रचना है और पाठवालोचन के क्षेत्र में ये उनका एक महत्वपूर्ण काम था। इसी तरह काव्य शास्त्र का जगन्नाथ तिवारी जी के साथ में संपादन किया था। संदेश रासक का विश्वनाथ त्रिपाठी जी के साथ संपादन किया था। चिताई चरित और रामानंद की रचनाओं का संपादन उन्होंने अगरचंद नाहटा के साथ में किया था। तो ये महत्वपूर्ण उनके संपादन कार्य थे। थोड़ी सी चर्चा हम उनके दृष्टि के बारे में कर लेते हैं। हमने सृष्टि के बारे में चर्चा कर ली, अब उन्होंने क्या किया, उपन्यास दृष्टि की हम बात करें तो पहली बात मध्यकालीन अथवा पौराणिक कथ्य को लेकर आधुनिक संवेदना को वाणी दी उपन्यासों में। उनका कथ्य भले ही मध्यकालीन है, पौराणिक है, उपनिषदों के आधार पर है, लेकिन उस कथ्य के माध्यम से वो आधुनिक संवेदना को वाणी दे रहे हैं उपन्यासों में, और ये हम उपन्यासों में देख सकते हैं। दूसरी बात, परंपरा और मूल्यों की उपादेयता, लेकिन जड़ रूढ़ी नहीं। परंपरा और मूल्य हमारे लिए उपादेय हैं, लेकिन वो उस हद तक उपादेय हैं जब तक वो मनुष्य की उन्नति के कारण होते हैं। लेकिन कोई जड़ हो चुके हैं, उनको छोड़ देना ही महत्वपूर्ण होता है। बाणभट्ट की आत्मकथा से यदि हम एक प्रसंग की उद्भावना करें तो भट्टनी का प्रसंग वहाँ आता है, और भट्टनी डूब रही होती है पानी में। भट्टनी के हाथ में एक मूर्ति होती है। बाणभट्ट भट्टनी को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। अब उनके पास दो विकल्प थे कि वो या तो जीवंत मूर्ति भट्टनी को बचाएं या फिर उस मृत मूर्ति को बचाएं, और अंत में वो निर्णय करते हैं कि जो जीवंत मूर्ति भट्टनी है उस जीवंत प्रतिमा को बचाना श्रेयस्कर है, और वो
उस भटनी को बचा लेते हैं। तो वहाँ वो एक संदेश देते हैं कि परंपरा और मूल्य के प्रति न अतिशय आग्रह होना चाहिए और न ही नवीनता का एक पूर्वाग्रह हमारे साथ होना चाहिए। दोनों का ही एक सुमेल हमारे जीवन में होना चाहिए। दूसरी बात, सामाजिक जो भी नियम हैं वो मनुष्य के लिए हैं और इन्हें बदला जा सकता है। पुनर्नवा के कथानक से हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। जीवन के प्रति उनकी दृष्टि एकदम व्यवहारिक, अकृत्रिम और सत्यपरक है। और अनंत दास के पोथा में हम जो कथानक है उस कथानक में हम इन चीज़ों को आसानी से दे सकते हैं, कितने व्यवहारिक ढंग से, कितने अकृत्रिम ढंग से और सत्यपरक ढंग से उन्होंने अपने उस दृष्टि को विकसित करते हुए नामदास पोथा की रचना की। निबंध दृष्टि की हम बात करें, आचार्य जैसा कि मैंने बताया था कि उनके जो निबंधों की रचना है उसमें लालित्य तत्व वो बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे बड़े उनके जो निबंध संग्रह हैं वो लालित्य के साथ में हैं। उनके निबंधों में हृदय और विचार वे एक दूसरे से पूरक है। यहाँ थोड़ा सा शुक्ल जी के निबंध दृष्टि से हम तुलना कर सकते हैं कि शुक्ल जी के निबंधों में हृदय बुद्धि का साथी जरूर है, लेकिन हृदय पर बुद्धि का प्राधान्य हो जाता है। लेकिन आचार्य प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में हमें बुद्धि की प्रधानता के स्थान पर दोनों ही एक दूसरे के पूरक होकर के कार्य करते हैं। निबंधों की दूसरी बड़ी विशेषता ये शुक्ल जी में हमें कम दिखाई देती है। कभी कभी वो जब व्यंग में कोई बात कहते हैं या मजाक में कोई बात कहते हैं तब हमें ज़रूर वो वैयक्तिकता दिखाई देती है, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में हमें ये वैयक्तिकता का पुट दिखाई देता है। वो पाठक को साथ में लेकर के चलते हैं और पाठक जो है वो उनका सहचर होता है। कल्पना और विचार का वो संयोजन करते हैं निबंधों में और कल्पना के माध्यम से वो पाठक को बहुत दूर तक ले जाएंगे। जैसे पाठक को लगेगा कि वो केंद्र से बहुत दूर आ गया है, लेकिन फिर वापस घूम करके वो मूल विषय पर ही पाठक को ले आते हैं और इस दृष्टि से पाठक उनका सहचर होता है, उनके निबंधों में उनके साथ साथ चलता है। निबंध दृष्टि में न पुराने के प्रति, जैसा कि मैंने उपन्यासों के संदर्भ में बताया था, यहाँ भी वही है, न उनका पुराने के प्रति दुराग्रह है और न नवीन के प्रति पूर्वाग्रह है। वो दोनों का ही एक सुमेल, सामंजस्य, संयोजन लेकर के चलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है निबंध दृष्टि में कि लोक के प्रति उनकी दृढ़ आस्था है और इस हद तक उनकी लोक के प्रति दृढ़ आस्था है कि वो इतिहास के तथ्यों की उपेक्षा कर सकते हैं और अनेक बार उनके साहित्य में ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा हमें दिखाई देती है, लेकिन जो लोक तत्व है वो उनके साहित्य में बहुत गहराई से बैठा हुआ है और उस लोक का सम्मान वो उनकी प्रत्येक दृष्टि में, चाहे उपन्यास दृष्टि हो, चाहे आलोचना दृष्टि हो, चाहे निबंध दृष्टि हो, प्रत्येक दृष्टि में लोक का सम्मान हमें बहुत गहराई से दिखाई देता है और उस लोक तत्व के ही कारण उन्होंने सूरदास को नए ढंग से देखा था, कबीर को नए ढंग से व्याख्यायित किया था। आलोचना दृष्टि की हम बात करें तो सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों प्रकार की उन्होंने आलोचनाओं की रचना की। उनकी एक संतुलित दृष्टि है। कबीर और सूर के संदर्भ में व्यवहारिक आलोचना में हमने देखा था उनकी आलोचना में वैयक्तिकता है। जड़ सिद्धांतों से जो बने बनाए सिद्धांत हैं, काव्य शास्त्रीय सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने प्रायः किसी भी कवि या साहित्यकार का मूल्यांकन नहीं किया है, क्योंकि उनकी ये मान्यता है
कि रचना का जो सौंदर्य है वो उसी में निहित होता है, और वो जो निहित सौंदर्य है वही उस रचना का सत्य है। और इस मूल बात के आधार पर उनकी सारी व्यवहारिक आलोचना हमें दिखाई देती है। तो ये उनकी आलोचना दृष्टि है। और अंत में इतिहास दृष्टि की हम बात करें तो आदिकाल में जो जैनों, सिद्धों, नाथों का साहित्य है उसको उन्होंने पहली बार शामिल किया, और ये सहज ही आचार्य शुक्ल के द्वारा आदिकाल को दिया गया नाम वीर गाथा काल वो निरस्त हो गया। भक्ति काल के उद्भव के कारणों का उन्होंने पुनर्मनन किया, और उस पुनर्मनन में उन्होंने तात्कालीन परिस्थितियों के स्थान पर परंपरा को अधिक बल दिया, परंपरा का योगदान अधिक स्वीकार किया। इतिहास के विभिन्न युगों की जीवंत परंपराओं में छिपे सत्य की उन्होंने खोज की, और उस छिपे हुए सत्य का उन्होंने प्रकटीकरण किया। इतिहास को किसी वाद की सीमाओं में नहीं बांधा, ये बड़ी बात थी, क्योंकि जिस दौर में उन्होंने रचना प्रारंभ किया था उस दौर में मार्क्सवाद का हिंदी साहित्य में प्रवेश हो चुका था, प्रगतिवाद का दौर चल रहा था, काव्य में प्रगतिवादी रचनाएं प्रारंभ हो गई थीं, और बाद में अज्ञे जी के प्रभाव से अस्तित्ववादी रचना का प्रारंभ हो गया था। तार सप्तक का प्रकाशन प्रारंभ हो गया था। तार सप्तक के चारों सप्तकों का प्रकाशन उनके रचना काल में ही होता है। इस तरह विभिन्न प्रकार के वाद थे, लेकिन उन्होंने अपनी रचना दृष्टि को, अपनी इतिहास दृष्टि को किसी भी वाद की सीमाओं में नहीं बांधा। और मजाक में वो अनेक बार इतिहास के अध्ययन को शव साधना कहते थे, लेकिन जिस दृष्टि से उन्होंने इतिहास का उत्खनन किया, दोहन किया, प्रस्तुतिकरण किया, उस शव साधना को उन्होंने शिव साधना में तब्दील कर दिया। तो इस प्रकार से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा उपन्यास, आलोचना, निबंध और इतिहास सभी क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया, और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का चिर ऋणी रहेगा कि उनके माध्यम से इन सभी क्षेत्रों में एक नवीन दृष्टि का सूत्रपात हुआ, और न केवल नवीन दृष्टि का सूत्रपात हुआ बल्कि उस परंपरा को बहन करने वाले तमाम लोग ने अपनी रचनाओं के माध्यम से इतिहास को, उपन्यास को, निबंधों को समृद्ध किया। अगर हम ललित निबंध की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद में डॉक्टर विद्या निवास मिश्र, कुबेर नाथ राय जैसे बहुत सारे रचनाकार हुए जिन्होंने निबंधों को समृद्ध किया। उनकी इतिहास दृष्टि की परंपरा नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनकी इतिहास दृष्टि को समृद्ध किया। तो इस तरह से हम देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। समय की सीमा होने के कारण से मैं बहुत संक्षेप में आपके समक्ष आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन और साहित्य के संदर्भ में ये चर्चा की है। आपको संभवतः ये चर्चा ठीक लगेगी। मैं इसी के साथ साथ आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार।